बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से आग के तांडव की खबर है। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी है। एतमादपुर के बरहन तिराहे का मामला बताया जा रहा है और लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। ये बड़ी जानकारी। फिलहाल आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। नोएडा प्राधिकरण में नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रांसफर हुए अधिकारी को रिलीव नहीं किया गया है। ट्रांसफर हुए अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज देने का भी आरोप लगाया गया है। सतेंद्र गिरी, आर.के. शर्मा सहित 4 अधिकारियों को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। औद्योगिक मंत्री की सख्ती का भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी खामी नजर आ रही है। आपको बता दें कि 4 अधिकारियों को अब तक रिलीव नहीं किया है। ट्रांसफर हुए अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देने का भी आरोप लगाया गया। और अंकित कौशिक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या ये पूरा मामला है, पहले जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण शासन के नियम को पहली बार नहीं ताक पे रखा हुआ है। इससे पहले भी कई बार शासन के नियमों को ताक पे रख चुका है। वहीं आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण शासन द्वारा करीब 2 महीने पहले ट्रांसफर पोस्टिंग करी गई थी अधिकारियों की, जिनको 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया था, उनके ट्रांसफर किया गया था। लेकिन जिसमें जो औद्योगिक मंत्री है उन्होंने भी तीखा रुख अपनाते हुए शासन को, प्राधिकरण को सबको आदेश दिया था, जिसके बाद कुछ अधिकारियों को मंत्री जी के इन्वॉल्वमेंट के बाद रिलीज किया गया था। लेकिन जो सूत्रों की माने जो चहीते अधिकारी है उनको भी रोक लिया गया था। आपको बता दें, इतना ही नहीं, जो ट्रांसफर हुए अधिकारी हैं सीओ द्वारा बकायदा उनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया, जो कहीं ना कहीं सीधा शासकीय नियमों को ताक रखता है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, कहीं ना कहीं जो शासन है और जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं उन पे सवाल निशान, उंगली कहीं ना कहीं उठती है। तो वही इसी क्रम में आपको बता दूं कि अभी भी 4 अधिकारी हैं जो नोएडा अथॉरिटी में तैनात है, जिनको अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। जिसमें बकायदा जो सतेंद्र गिरी है उनको जल के साथ साथ ट्रांसफर ऑर्डर के बाद भी अतिरिक्त चार्ज देते हुए उनको बिल्कुल। चलिए अंकित, बड़ा मामला है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या इस पर अब होता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से हादसे की खबर सामने आ रही है। फ्लाईओवर से नीचे गिरने से बाइक सवार 2 युवक यहां से नीचे गिर गए हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर से ये दोनों युवक नीचे गिर गए। दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो गाजियाबाद का ये मामला है। ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर से नीचे बाइक सवार गिर गए 2 युवक ये बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर की ये घटना है। तो बड़ी जानकारी है गाजियाबाद से। फ्लाईओवर से ये दोनों युवक नीचे गिर गए। बाइक पर ये दोनों सवार थे और अचानक से नीचे गिरते हैं, जिसके बाद जो आसपास मौके पर मौजूद लोग थे वो इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हालांकि दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर का ये पूरा मामला है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, कैसे जो ये दोनों युवक हैं फ्लाईओवर से नीचे गिरते हैं। उसके पास जितने भी लोग जो आसपास हैं, मौके पर मौजूद जो भी लोग हैं, वो इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत फिलहाल गंभीर है। कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर का पूरा मामला। बड़ी खबर बता दें, गाजीपुर से खबर आ रही है। यहां नियंत्रित कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। अस्पताल ले जाते वक्त तीनों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी। मॉर्निंग वॉक के दौरान यह हादसा हुआ है। सदर कोतवाली इलाके के रसूलपुर बेलवा गांव का मामला बताया जा रहा है। जो तीनों लोग थे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और अचानक से ये अनियंत्रित कार आती है, तीनों को रौंद देती है और अस्पताल ले जाते वक्त तीनों की मौत हो गई है। सदर कोतवाली इलाके के रसूलपुर बेलवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर। अनियंत्रित कार ने इन तीनों लोगों को रौंदा और तीनों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। बात करेंगे 2024 के पूर्वांचल प्लान की। तो देखिए, 2019 में पूर्वांचल की जिन सीटों पर कमल नहीं खिल पाया, वहां 2024 में पार्टी को जीत दिलाने के लिए खुद सीएम मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी 2 दिनों तक लगातार पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सपा बसपा का गढ़ कहे जाने वाले मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में हुंकार भरेंगे और इसी कड़ी में आज सीएम योगी मऊ जाएंगे, जहां विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद कल सीएम योगी का गाजीपुर दौरा भी है।
तो 2024 का क्या विजय प्लान है, क्या पूर्वांचल प्लान है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 2 दिन तक पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में दौरा करेंगे। साथ ही साथ आज सबसे पहले मऊ जाएंगे। यहां मऊ में विकास का जायजा भी लेंगे सीएम। कल गाजीपुर और जौनपुर जाने का कार्यक्रम है। गाजीपुर और जौनपुर का दौरा करेंगे। यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम का दौरा है, तो काफी अहम माना जा रहा है ये 3 दिन का दौरा। पूर्वांचल को कैसे साधना है 2024 में, इसका पूरा प्लान किया जाएगा और इसके लिए खुद जो सीएम योगी आदित्यनाथ है इन तीनों जिलों का दौरा करेंगे। और देखिए, मऊ के बाद सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी भी जाएंगे। यहां सीएम योगी विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। सबसे पहले बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी करेंगे और उसके बाद भुल्लनपुर पीएसी में निर्माणाधीन बैरक का निरीक्षण करने का भी इनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ सीएम योगी संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण के काम का भी जायजा लेंगे। सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे और रात्रि विश्राम के बाद कल जौनपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये कार्यक्रम आज रहने वाला है। मऊ के बाद आज ही वाराणसी का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर तमाम जो निर्माण काम है उनका जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, फीडबैक लिया जाएगा और ये तमाम कार्यक्रम आज सीएम योगी का रहने वाला है। और उसके बाद रात्रि विश्राम भी वाराणसी में करेंगे और उसके बाद कल जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम योगी, तमाम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए 2 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। नीतीश पांडे संवाददाता वाराणसी से मौजूद हैं और काशी में सीएम के दौरे को लेकर वो हमें जानकारी देंगे और इसके साथ ही लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला भी मौजूद हैं, क्योंकि सीएम के आज मऊ और कल गाजीपुर और जौनपुर दौरे के राजनीतिक मायने क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नीतीश, आप ही का रुख करूंगी क्योंकि आज वाराणसी का दौरा है। जानकारी दीजिएगा कब सीएम पहुंचने वाले हैं, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम वाराणसी में होगा। 5 बजे यहाँ पर बनारस में पहुंचेंगे और बनारस में पहुंचने के साथ ही सीएम स्थलीय निरीक्षण शुरू कर देंगे। पीएसी बैरक का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे संपूर्णानंद मैदान। संपूर्णानंद मैदान के बाद फिर सर्किट हाउस पहुंचेंगे और यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, यानी विकास परियोजनाओं की स्थिति क्या है और आने वाले समय में विकास को किस तरह का स्वरूप देना है, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और इसके बाद फिर बाबा विश्वनाथ के धाम में जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे और कल जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर बनारस आएंगे और मोदी @20 पुस्तक का लोकार्पण करेंगे, प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और इसके साथ यहाँ पर जो पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे उनको भी सीएम संबोधित करेंगे। तो बनारस का तो ये कार्यक्रम है, लेकिन अगर पूर्वांचल के लिहाज से बात करें तो राजनीतिक मायने हैं इस दौरे के। अगर बात करें तो मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, जिस तरह से 3 जिलों का दौरा इन 2 दिनों में बनारस केंद्र बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां रुक रहे हैं वहीं बनारस है और वहीं पर केंद्र समझ सकते हैं इसको। तो इस दौरे का 2 दिवसीय दौरे का 3 जिलों का जो समीकरण तय होगा वो बनारस में तय होगा, क्योंकि यहाँ पर पदाधिकारी और संगठन के लोगों पूर्वांचल में जो ये तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उसके राजनीतिक मायने भी बहुत है। और ये बताने के लिए हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनुभव, विकास कार्यों के साथ कल जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है एक जनसभा संबोधित करने का है और इसके साथ साथ मऊ को किस तरीके से वहां पर विकास कार्य किए गए उसको बताया जाएगा, फोकस रहेगा। क्या पूरा कार्यक्रम कल मऊ में रहने वाला है सीएम का? अनुभव, आपको आवाज मिल रही है क्या? मऊ जौनपुर का जो दौरा है उसको लेकर क्या मायने हैं, किस तरीके का पूरा कल कार्यक्रम रहने वाला है? अगर आवाज मिल रही हो तो जानकारी दीजिएगा।
तो अनुभव को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और देखिए लगातार मेरे सहयोगी नीतीश भी बता रहे थे कि किस तरीके से वाराणसी का दौरा रहने वाला है, और वाराणसी दौरे पर जब पहुंचेंगे तो बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे और इसके बाद जौनपुर, मऊ, इन तमाम जगहों का भी दौरा सीएम करेंगे। अनुभव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पूर्वांचल का ये जो दौरा है किस तरीके से अहम है? अनुभव, आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, 2 दिन का पूर्वांचल दौरा। और इसको ऐसे मत देखिए आप, मुख्यमंत्री तो जाते ही हैं, हर जिले में जा रहे हैं, कार्यों की वहां पर स्थलीय निरीक्षण करते हैं, बैठक करते हैं। लेकिन ये जो दौरा है, आप देखिए आज कहाँ जा रहे हैं। गोरखपुर से दोपहर उड़ेंगे दोपहर में और सीधे पहुंचेंगे मऊ। मऊ को आप देखिए, मऊ किसका गढ़ माना जाता है? मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। 2007 का चुनाव देख लीजिए, मुख्तार अंसारी जीते। 2012 देख लीजिए, मुख्तार अंसारी। 2017 देख लीजिए, मुख्तार अंसारी। और 2022 उसी सीट पर अब्बास अंसारी। तो ये गढ़ है मुख्तार अंसारी का, और वहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी ने 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य खुद मुख्यमंत्री ने तय किया। कुछ समय पहले जब बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी, तब मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि इस बार 2024 में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। और इसीलिए आप देखिए मुख्यमंत्री के पिछले कुछ दिनों के दौरे को देखिए, उन सीटों पर जा रहे हैं जहां बीजेपी नहीं जीती 2019 में। अभी कहां गए थे? मुरादाबाद गए थे, वो सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। उससे पहले कहां गए थे? 24 तारीख को रायबरेली गए थे, वो सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। आज कहां जा रहे हैं? मऊ जा रहे हैं। मऊ में जो घोसी की लोकसभा सीट थी वो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। फिर कल कहां जाएंगे? जौनपुर जाएंगे। फिर कहां जाएंगे? गाजीपुर जाएंगे। ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई। काशी और गोरखपुर क्षेत्र को मिला दीजिए, कुल 5 लोकसभा सीटें जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। पूर्वांचल में अगर सबसे ज्यादा नुकसान विधानसभा में चुनाव में बीजेपी को कहीं हुआ तो कहां हुआ? पूर्वांचल में हुआ। इसलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे, लेकिन विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है? 2024 80 में 80 कैसे जीती जाए, और बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम करी कि कैसे गढ़ को तोड़ा जाए। रामपुर की जनता पार्टी का अनुभव भले 2024 में अभी काफी समय है, लगभग 2 साल का समय है, लेकिन उससे पहले ही जमीन को कैसे मजबूत करना है, कैसे फोकस करना है, यही क्वालिटी भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ ले जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बात करेंगे नए भारत के कर्तव्य पथ की। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे, और इसी प्रोजेक्ट के तहत राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो चुका है, उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में इसका नाम किंग्स वे रखा गया था। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ रखा गया, और अब इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद रात 8:45 से रात 9 बजे तक 15 मिनट के लिए एक स्पेशल ड्रोन शो का आयोजन होगा। तो नए भारत का कर्तव्य पथ और आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है, और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर मौजूद रहेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका नाम बदला गया है। शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद रात 8:45 से 9 बजे तक एक स्पेशल ड्रोन शो का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो आज नए भारत का कर्तव्य पथ शाम 7 बजे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और देखिए कैसा होगा नए भारत का कर्तव्य पथ, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। तो आज प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। 3 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबा है सेंट्रल विस्टा। कल से जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक ये फैला हुआ है, और यहीं पर गणतंत्र दिवस परेड भी होती है। 20 महीने के बाद जनता के लिए खुलेगा। रेड ग्रेनाइट से इसे बनाया गया है। इसका फुटपाथ जो है वो रेड ग्रेनाइट से बनाया गया है। चारों ओर घास की परत बिछाई गई है। नहरों का सुधार भी किया गया है, और 16 पुल बनाए गए हैं। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जो फिलहाल सेंट्रल विस्टा की तरफ से किए गए हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना में क्या क्या बनना है, ये भी जानकारी ले लीजिए। नए संसद भवन का निर्माण होना है, जिसमें 1224 सीट वाले
सेंट्रल हॉल का निर्माण होना है। प्रधानमंत्री का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास और मंत्रालयों को नजदीक मेट्रो स्टेशन से ये सेंट्रल विस्टा जोड़ता है। तो ये वो तमाम बदलाव किए गए हैं और आज राजपथ का नाम बदला जाएगा, कर्तव्य पथ इसे किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना में क्या क्या बनना है, इसकी जानकारी मेरी सहयोगी आयुषी ने आपको दी है। और अब अविनाश भी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है उस पर वो ब्रीफ करेंगे, हमें विस्तार से बताएंगे अविनाश, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत अहम रहने वाला है। आजादी के बाद ये बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं कि जो कि मोदी सरकार में हम देख रहे हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, आधिकारिक तौर पर आज इसका उद्घाटन होगा। जानकारी दीजिएगा विस्तार से। जी बिल्कुल जय, अगर बात करें तो राजपथ का नाम न सिर्फ कर्तव्य पथ आज किया जाएगा, बल्कि एक और अनूठी सौगात आज तमाम सारे देशवासियों को दी जाएगी। वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इंडिया गेट के ठीक पीछे अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे ये अनावरण करेंगे और उसके बाद अगर बात करें तो पूरे इंडिया गेट में जो सौंदर्यीकरण हुआ है, पूरे राजपथ का नाम जो बदल के कर्तव्य पथ किया गया है, वहाँ आसपास जो पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया है, चाहे अंडरपास बनाने की बात हो, चाहे पार्कों को बेहतर करने की बात हो, या फिर चाहे अगर बात करें तो वहां जिस तरीके से पूरी तरीके से अगर बात करें तो उसके स्वरूप को बदला गया है, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पूरी जनता को यह समर्पित होगा, यानी कि जो इंडिया गेट पिछले 2-3 सालों से जहां पे आम लोग नहीं जा पा रहे थे, अब अगले दिन से यानी कि कल से वो तमाम सारे नागरिक लोग इंडिया गेट आसपास घूम सकेंगे, जा सकेंगे। और व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई कि इंडिया गेट के आसपास जो तमाम सारे वेंडर हैं उनके लिए भी जगह मुहैया कराई गई है। वेंडरों को लीगलाइज किया जाएगा और जो खाने पीने की सामग्री हो, चाहे फिर किसी तरीके से अन्य जो सामग्री है, उसको बेचने के लिए बाकायदा एक जगह भी बनाई गई है। पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम सारी तैयारियां की गई हैं और आज इसका अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बीच में अगर आकृति देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आज से नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 7 बजे उस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। प्रतिमा लग चुकी है, पूरी तैयारियां हो चुकी है, बस इंतजार है आज शाम 7 बजे का, जब प्रधानमंत्री पहुंच के तमाम सारे कार्यक्रमों को उद्घाटन और मूर्ति का अनावरण करेंगे और कल से आम लोगों के लिए इसे पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अविनाश आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। नए नाम के साथ साथ नए रंग में भी दिखाई देगा राजपथ। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।